नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आजकल व्यवहार पटुता का या बुद्धिमत्ता का जो ज्ञान है, विवेकशीलता का ज्ञान है, उसको अर्जित करने के लिए लोग हज़ारों रुपए सेमिनार्स में दे देते हैं। लोगों को, विदेशियों को सेमिनार्स के माध्यम से जाते हैं और खूब पैसा देते हैं। और वह व्यवहार कुशलता जो हमारे यहाँ शास्त्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से कही जाती थी और सभी को सिखा दी जाती थी, उसका ज्ञान हम दूसरों लोगों से, विदेशियों से पैसे देकर सेमिनार के माध्यम से लेते हैं और फिर भी पूरा नहीं ले पाते, व्यवस्थित रूप से नहीं ले पाते। इसी के समाधान के तौर पर भारत में प्राचीन काल से व्यावहारिक कहानियाँ प्रचलित थी जिनके माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। और इसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ जिसका पूरे दुनिया में लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ, जिसके माध्यम से, जिसको आधार रखकर बाद में अनेक कहानियाँ लिखी गई, वो था पंचतंत्र। और पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यवहार कुशल बनाने की लगभग सभी बातें मौजूद हैं। तो पंचतंत्र के बारे में कहा भी जाता है कि इसको पढ़ने वाला इंद्र से भी पराभूत नहीं होता, अर्थात उसे इंद्र भी व्यवहार कुशलता में परास्त नहीं कर सकता, जो निरंतर इसका अध्ययन करता है, पंचतंत्र का अध्ययन करता है। हम आज से आपके लिए पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था, नाम था महिलारोप्य। उसका राजा बड़ा उदार, श्रेष्ठ और संपूर्ण कलाओं से युक्त था। राजा का नाम अमरशक्ति था। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति। तीनों पुत्र अविनित और अशिक्षित थे। अब अशिक्षा और अविनितता से राजा चिंतित हुआ अपने पुत्रों की, और उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं, मेरे तीनों पुत्र अशिक्षित हैं और अविवेकी हैं। इनके अशिक्षित रहते हुए मेरा विशाल साम्राज्य मुझे सुखकर प्रतीत नहीं लग रहा है। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि अज्ञात पुत्र, मृत और मूर्ख, इन तीनों में से अज्ञात और मृत अच्छे हैं, किंतु मूर्ख अर्थात अशिक्षित पुत्र का होना बहुत कष्टकारक होता है, जो जीवन पर्यंत कष्ट पहुंचाता है। मूर्ख अर्थात अशिक्षित पुत्र के पैदा होने से उसका गर्भ में ही मर जाना अच्छा है, अर्थात या स्त्री प्रसंग ना करे तो अच्छा है। बालक मरा हुआ पैदा हो तो भी ठीक होता है, या पैदा होकर मर जाए तो भी ठीक होता है, अथवा गर्भ में ही जन्म ना ले, गर्भ में ही रहे तो भी उत्तम है। किंतु रूपवान, धनवान और भाग्यवान होते हुए भी अशिक्षित अर्थात मूर्ख होना, मूर्ख पुत्र का जन्म ग्रहण करना उत्तम नहीं होता। वह गाय ही किस काम की जो दूध नहीं दे सकती, गर्भधारण नहीं कर सकती। और ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का जन्म करने से ही क्या लाभ, जो ना तो विद्वान हुआ ना भक्तिवान हुआ, अर्थात जो अशिक्षित है, जो भक्ति नहीं कर सकता ईश्वर की, जो अशिक्षित पुत्र है, उसके होने से क्या लाभ। कुल में ऐसा पुत्र मर जाए तो ही अच्छा है पैदा होने से पहले, क्योंकि मृत पुत्र अच्छा है बजाय अशिक्षित पुत्र के। क्योंकि ऐसा पुत्र, अशिक्षित पुत्र, अपने पिता की विद्वानों की सभा में बहुत लज्जा करवाता है, हानि करवाता है। गुणियों और विद्वानों में जिसकी गिनती ना हो, ऐसे पुत्र के होने से क्या लाभ। ऐसा पुत्र ना हो तो भी अच्छा है। राजा शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहा है कि रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान भी हो तो भी इतना जरूरी नहीं है, ये ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। विवेकी और शिक्षित पुत्र अगर ना हो तो ऐसा मूर्ख पुत्र विद्वानों की सभा में हानियाँ करवाता है। इससे अच्छा तो ऐसा पुत्र पैदा ही ना हो। अब राजा की ऐसी चिंता सुनी तो राजा के मंत्री भी चिंतित हुए, सारे सभासद चिंतित हुए। राजा आगे मंत्रियों से कहता है कि मेरे इन पुत्रों की बुद्धि का विकास हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। आप 500 लोग मेरी सभा में विद्वान उपस्थित हैं और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इसका कोई मार्ग बताइए। राजा के वचनों को सुनकर उनमें से एक मंत्री बोला कि देव, आप तो जानते ही हैं, व्याकरण का ज्ञान 12 वर्षों में होता है, फिर मनुस्मृति, अन्य न्यायशास्त्र के ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, विद्वानों के बनाए हुए धर्मशास्त्र होते हैं, चाणक्य आदि विद्वानों के अर्थशास्त्र होते हैं, वात्सायन आदि महर्षियों के कामशास्त्र होते हैं, और उनको यह पढ़ना 12 वर्ष के पश्चात भी शेष रह जाता है। उसके बाद इनका मनन करना और उसके बाद उनका सम्यक अवबोध होना, तब जाकर बुद्धि का विकास होता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति भी इसमें वर्णित है कि भारत में किस तरीके से व्यवस्थित रूप से हर व्यक्ति विशेष को, हर छात्र को एक व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाता था समाज के लिए।
अब जब राजा ने यह बात सुनी तो उसकी चिंता और बढ़ने लगी। उसकी चिंता को देखकर एक और मंत्री खड़ा हुआ। उसने कहा, सुमिति नाम का मंत्री, कि मनुष्य का जीवन तो अनिश्चित होता है, व्याकरण शास्त्र के ज्ञान में ही बहुत दिन लग जाते हैं। अतएव इन राजकुमारों के प्रबोध के लिए किसी सुबोध और संक्षिप्त शास्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए। कहा भी गया है कि व्याकरण तो अनंत है, अनंत ज्ञान है व्याकरण का, और मनुष्य की आयु तो अल्प होती है, अतः इतना समय नहीं है हमें। और उसमें बीच में विघ्न भी उपस्थित होते रहते हैं। कोई सारहीन जो विषय हैं, बेकार के विषय जो हैं, सारहीन है, जिनका सार नहीं है व्यवहार में, उनको छोड़ के तत्व को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात हंस जिस तरीके से दूध ग्रहण कर लेता है जल से, उसी प्रकार हमें सार के जो विषय हैं, मूल विषय हैं व्यवहार पटुता के, वो राजकुमारों को सिखाने चाहिए। तो सुमति कहता है कि मैं तो समझता हूँ कि विष्णु शर्मा नाम के ही एकलौते विद्वान हैं इस सभा में उपस्थित, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और छात्र समुदाय में अध्यापन के लिए बड़े विख्यात हैं। राजकुमारों को उन्हीं की देखरेख में देना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन राजकुमारों को वो अतिशीघ्र ही सुशिक्षित बना देंगे। जो आपके पुत्र हैं जो अशिक्षित हैं, उनको सुशिक्षित बना देंगे, वो व्यवहार कुशल बना देंगे। तो राजा ने मंत्री के कथन अनुसार विष्णु शर्मा को अपने पास बुला लिया और कहा कि भगवान, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र में अद्वितीय बना दें, और इस बात के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। नीति निपुण हो जाने पर, अगर मेरे पुत्र नीति में निपुण हो जाते हैं, व्यवहार पटुता हो जाते हैं, व्यवहार में कुशल हो जाते हैं, तो 100 ग्रामों पर आपका अधिकार दे दूंगा मैं। बस उनका यह सुनना था कि वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि देव, मेरे कथन को आप ध्यान दे लें। 100 ग्राम का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए मैं विद्या का विक्रय नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपकी चिंता को जानते हुए मैं आपके पुत्रों को मात्र 6 मास में नीति निपुण बना सकता हूँ। ज़्यादा नहीं, मात्र 6 मास में आपके अशिक्षित पुत्रों को व्यवहार कुशल बना दूंगा मैं। और अगर ऐसा नहीं कर सका तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं आपसे इससे अधिक क्या कहूँ, ये मेरी सीए घोषणा है, मेरा संकल्प है। 80 साल की मेरी अवस्था है, ना तो मैं इस वक्त धन का कुछ कर सकता हूँ और ना ही मुझे उसका लालच है। इंद्रिय सुख से भी मैं विरत हो चुका हूँ। केवल आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं विद्या से आपका मनोरंजन कर दूंगा। आप आज की तिथि को अंकित कर लीजिए, और ठीक आज से 6 मास के बाद अगर मैंने आपके पुत्रों को आपके समक्ष अद्वितीय विद्वान बनाकर उपस्थित नहीं किया तो आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। अब राजा और उनके मंत्रियों ने जब विष्णु शर्मा की यह घोषणा सुनी तो उनको बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य भी हुआ, और उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने राजकुमारों को विष्णु शर्मा की सेवा में लगा दिया और निश्चिंत हो गए। विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को सुबुद्धि बनाने के लिए मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राशण और अपरीक्षित कारक नामक नीति शास्त्र के 5 प्रकरणों को बनाकर उन्हें पढ़ाया। वे राजकुमार इन प्रकरणों को पढ़कर 6 मास के भीतर ही अप्रतिम विद्वान हो गए। तभी से यह पंचतंत्र नामक नीतिशास्त्र का ग्रंथ बालकों को सुबुद्धि और व्यवहार पटु बनाने के लिए प्रचलित में आ गया, और सने सने इसकी ख्याति पूरे विश्व में हो गई। इससे अधिक क्या कहा जाए। इस शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि इसको निरंतर अध्ययन करने वाला इंद्र से भी पराभूत नहीं होता। अर्थात कितना ही बड़ा योद्धा आ जाए, विद्वान आ जाए, लेकिन जिसने इस शास्त्र का अध्ययन किया है, इसमें लगभग हर मूल बात जो व्यावहारिक शिक्षा के लिए ज़रूरी होती है दी गई है। तो हम धीरे धीरे आगे अध्ययन आरंभ करेंगे इस शास्त्र का, इसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते जाएंगे। पहली शिक्षा जो हमने इससे सीखी कि अशिक्षित होना सबसे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि अपने संतानों को शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें, व्यवहार कुशल शिक्षा दें। इस बात का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें कि मात्र अंकों की प्राप्ति के लिए शिक्षा ना हो, बल्कि व्यवहार कुशलता की शिक्षा भी हो, और इसके लिए उनको पूर्ण रूपेण प्रयास करना चाहिए। तो अगले भाग में हम इसके आचार्य विष्णु शर्मा का पहले जो कहानी, पहली शिक्षा उन्होंने कहानी के माध्यम से बालकों को दी, वह हम देखेंगे। पहली जो बात है उसको आप ध्यान रखिए कि अशिक्षित होना संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए शिक्षित होने के लिए, व्यवहार कुशल होने के लिए जितना भी प्रयास हो सके हमें करना चाहिए। इसी के साथ इस तरह की और नीतिपूर्वक कहानियों के लिए, वैदिक वचनों के लिए, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।